मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ने वाले हैं। अच्छा, प्रभाकर आ गए, पहले प्रभाकर के पास ही चलते हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा बताइए, जानकारी दीजिए, क्या सुनवाई हुई और आखिरकार ईडी को मजबूर क्यों होना पड़ा कि संजय सिंह की जमानत का विरोध ना करे? प्रभाकर। मानक, ईडी से जब कोर्ट ने ये पूछा कि 6 महीना से अधिक हो गए संजय सिंह की गिरफ्तारी के और अब तक आपने मनी ट्रेल आपको मिला नहीं, अब आपको क्यों चाहिए कि संजय सिंह सलाखों के पीछे रहे? आप संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों करें? अगर आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करेंगे तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत सेक्शन 45 के तहत हमें उनकी जमानत पर विचार करना होगा। और मानक, ये सबको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जेल में जाता है वो वापस इसलिए नहीं आता है कि जो सेक्शन 45 है उसमें 3 कंडीशंस है जमानत की। उसमें पहला ये कि प्राइमा फेसाई ये साबित करना पड़ता है आरोपी को कि वो दोषी नहीं है, और दूसरा ये कि भविष्य में कोई दोष आरोप वो नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा। तो ये एक तरह से ट्रायल का, प्री ट्रायल में आपको एक तरह से इस तरह से ट्रायल का नतीजा देना होता है। तो यहां पर ऐसा लगा ईडी के पास यही विकल्प था कि वो जमानत का विरोध नहीं करे, क्योंकि कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत इस तरह का फैसला देना होगा, और अगर फैसला तब देगा कोर्ट तो उसमें कहीं ना कहीं ईडी का जो केस है वो केस कमजोर हो जाएगा, और इसलिए ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था। ईडी ने कहा कि हम संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको दूसरी भाषा में, आम आदमी की भाषा में कहें मानक, कि अगर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध किया होता तो ईडी का केस इस आधार पर कमजोर हो जाता कि तब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को जो जमानत का फैसला देता वो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत देता, जिसमें प्राइमा फेसाई कोर्ट को लिखना पड़ता कि संजय सिंह दोषी नहीं है, संजय सिंह प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे में ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था। ईडी ने मजबूरी में संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि भविष्य में अगर संजय सिंह का केस कमजोर हो जाता, संजय सिंह अगर इसको क्लीन चिट मिल जाती, तो उसके बाद से ये जो पूरा का पूरा शराब नीति घोटाला है वो बिखर जाता। तो इस तरह से कहें कि मजबूरी में लिया हुआ फैसला ईडी ने, आपने एक जो सवाल पूछा है, सवाल जो रखा हुआ अपने कार्यक्रम में, कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फंसा दिया, नतीजा ये हुआ कि संजय सिंह को जमानत मिल गई। ओके, और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें रखी उसके आधार पर अब क्या यह कहा जा सकता है प्रभाकर कि इस केस के बाकी आरोपियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण जमानत के लिए दिखी है? अगर हम कहें तो इसका उत्तर होगा सकारात्मक में हाँ। हालांकि कोर्ट जब इस तरह का जमानत देता है तो कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि इस केस का दूसरे केस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोर्ट ने यहां फैसला दिया तो कहा कि 6 महीना हो गए, 6 महीना से संजय सिंह सलाखों के पीछे हैं, और अब तक आप अगर कुछ नहीं साबित कर पाए तो हमें जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए, इनको जेल के भीतर क्यों रहना चाहिए। तो मनीष सिसोदिया के मामले में, चूंकि मनीष सिसोदिया तो साल भर से अधिक सलाखों के पीछे रह गए हैं, तो ये निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया का मामला जब आएगा, मैं निचली अदालत की बात नहीं करता, मैं हाईकोर्ट की बात नहीं करता, मैं सुप्रीम कोर्ट मामले में जब आए, सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया का मामला आएगा तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को और उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होगी और उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि तब निश्चित तौर पर यह उम्मीद जताई जा सकती है कि मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से इसी आधार पर राहत मिल सकती है। ओके, ए.के. वाजपेयी, अभी के मनन साहब भी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक बहस शुरू करूं उससे पहले थोड़ा कानूनी पेचीदगियां इस मामले की समझना बहुत जरूरी है।